पहला वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि जो आपका दूसरा चैप्टर है विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, इसका पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, एक फैक्ट था और जनसंख्या घनत्व पर हम लोग चर्चा किए थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसी चैप्टर पर चर्चा करेंगे। एक थोड़ा सा थीम जान लेते हैं। चैप्टर का संबंध जो है वो सिंपल सा किससे संबंध है? विश्व की जनसंख्या से। किससे संबंध है? विश्व की जनसंख्या से। कहीं पर कितना जनसंख्या, कहीं पर ज़्यादा जनसंख्या, कहीं पर कम जनसंख्या, और कहीं पर जो जनसंख्या रहता है किस कारण से इतना जनसंख्या रहता है, इन्हीं सब बातों को हम लोग चैप्टर के अंतर्गत पढ़ रहे थे। और पहले चैप्टर, पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का, उसके अंतर्गत हम लोग जाने थे कि जनसंख्या का किस प्रकार से वितरण है, और उसमें हम लोग मूलतः एक बात को जाने थे, क्या विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा देखने को मिलता है? असमान। कैसा देखने को मिलता है? असमान। आज उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कहने का अर्थ क्या है, क्या विश्व में जो इतना जनसंख्या वितरण घनत्व जिसमें हम लोग चर्चा किए थे, क्या विश्व का 60% जनसंख्या, क्या चर्चा किए थे हम लोग, विश्व की 50% जनसंख्या स्थल के केवल 50% भाग में रहती है। एक आंकड़े के अकॉर्डिंग हम लोग को यह पता चला था कि विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका 50% जनसंख्या पृथ्वी के मात्र 5% भाग पे क्या करती है? निवास करती है। कहने का अर्थ क्या था, उधर भी हम लोग चर्चा किए थे। एक ही लाइन में समझे, क्या विश्व में जनसंख्या का वितरण जो है, वितरण का मतलब जहां जहां पर जनसंख्या जो रहती है वो एक समान कहीं भी नहीं रहती है, वो किस रूप में रहती है? असमान। कैसा रहती है? असमान। और यही सवाल आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा दूसरा चैप्टर का, ठीक है। और दूसरा चैप्टर कहीं ना कहीं किससे संबंधित था? विश्व के, है ना, विश्व की जनसंख्या इसी संबंधित है, ठीक है। इसका था घनत्व, क्या क्या था? घनत्व वितरण, और क्या था? घनत्व वितरण और वृद्धि। घनत्व वितरण और वृद्धि, ये रहा आपका चैप्टर का नाम, जिसका पार्ट 1 आप जाके वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का पार्ट 2 चलेगा, और पार्ट 2 में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज का क्वेश्चन ये है कि विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या सवाल है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या विश्व में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को, दीर्घ का सवाल है, ठीक है, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आप जाके इसको बना लेंगे एक बार बस घर में, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, सिंपल सी बात है कि हम लोग एक ही लाइन में उस चैप्टर को खत्म किए थे। इस बात को समझते हुए खत्म किए थे कि विश्व में जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? क्या किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या प्रदर्शित करता है? जनसंख्या घनत्व करता है। अब जहां पर जनसंख्या अधिक होगा वहां पर क्या होगा? जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, और जहां पर जनसंख्या कम होगा वहां पर जनसंख्या घनत्व क्या होगा? आपका कम होगा। सिंपल सी बात है। एवं वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब सिंपल सी बात है, अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है तो वहां पर मानवीय आवश्यकता की जितनी भी चीजें होगी वो सारा का सारा क्या होगा। इस कारण व्यक्तियों आसानी से रहेगा। अब सिंपल सी बात है, किसी व्यक्ति को ले जाके आप पूरा जंगली इलाका में तो रख नहीं सकते हैं। तो भारत का अगर पूरे विश्व के संदर्भ में देखो तो पूरा विश्व एक समान जैसा है नहीं, ठीक है, एक समान है नहीं। 71% पे आपके जल है, 29% पे क्या आपका स्थल है। अब सभी जगहों पर समान थोड़ी है। अब आपको कहेगा पहाड़ी वाले इलाके में जाके रहो जहाँ की पूरी तरीके से कोई क्या कहते हैं, मानव की आवश्यकता की सारी चीजें नहीं है, वहां पर रहना कोई भी पसंद करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। इस कारण से मानव जो रहता है वो, मानव का जो इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, अंतर देखने को मिलता है अलग अलग जगहों पर, कहीं पर ज्यादा व्यक्ति, कहीं पर कम व्यक्ति जो आपको देखने को मिलता है, जिसको क्या बोल सकते हैं? प्रभावित करने वाले कारक। अर्थात किन कारणों से मानव कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम रहता है, वो आपका किताब में बताया गया 3 कारण। कितने कारण बताया गया? 3 कारण। एक है भौगोलिक कारण, एक है आर्थिक कारण, एक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। उससे पहले कुछ जान लो कि विश्व में जनसंख्या वितरण जो है, वितरण की सबसे प्रमुख विशेषता है कि विभिन्न भूभागों में जनसंख्या वितरण असमान। सिंपल सी बात है, जनसंख्या का जो विभिन्न भूभाग है, पूरा पृथ्वी है, उस पर क्या है? जनसंख्या पूरे क्षेत्र में असमान रूप से रहती है, यानी कहीं भी समान रूप से जनसंख्या नहीं है। आगे लिखता है कि विश्व का 50% जनसंख्या, विश्व का 50% जनसंख्या जो है वो 5%, वो केवल 5%, विश्व का 50% जनसंख्या स्थल केवल 5% भाग में रहती है, जबकि स्थल खंड के 65% भाग ऐसा है जिस पर केवल विश्व का 5% जनसंख्या रहता है। ध्यान से देखो कि विश्व का क्या है, विश्व का क्या लिखता है, विश्व का 50%, क्या लिखता है, विश्व का 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% भाग में रहती है। क्या कहता है? विश्व का 50%, विश्व का 50% जनसंख्या स्थल केवल 5% भाग में रहती है, केवल 5% भाग में रहती है।
ये लाइन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा लाइन वो क्या लिखता है फिर, जबकि स्थल खंड की 65% भाग ऐसा है जिस पर केवल विश्व की 5% जनसंख्या रहती है। और क्या बोलता है, स्थल खंड का 65% क्षेत्र ऐसा है, स्थल खंड का कितना क्षेत्र, 65% क्षेत्र ऐसा है जिस पर विश्व का कितना परसेंट व्यक्ति रहता है, 5% व्यक्ति रहता है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि कितना असमानता है पृथ्वी पर, व्यक्ति जो प्रत्येक एरिया में रहता है कितना असमान में दिखता है। सिंपल सी बात है, क्या यह स्पष्ट है, क्या हर एक जगह पर भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक का मतलब होता है जो प्राकृतिक रूपों से पृथ्वी है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं है। अब सिंपल सी बात है, व्यक्ति वहीं पर रहेगा जहां पर व्यक्ति क्या रहेगा, पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा और जहां पर उनको सारा चीज, आर्थिक व्यवस्था के लिए सारा चीज उपलब्ध रहेगा, व्यक्ति वहीं पर रहना ज्यादा पसंद करेगा। और मजबूरन बस तो उसे अन्य क्षेत्रों में भी रहना पड़ता है, लेकिन व्यक्ति का सबसे ज्यादा बसाव कहां होगा, जहां पर व्यक्ति का क्या होगा, सारा का सारा चीज उपलब्ध होगा, वहां पर व्यक्ति रहना क्या करेगा, ज्यादा पसंद करेगा। सिंपल सी बात है। यहां पर अगर देखा जाए तो प्रभाव स्वतंत्र रूप से भी पड़ रहे हैं, सकता है सम्मिलित रूप से भी। जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक 3 निम्नलिखित है। ध्यान रहे कि जनसंख्या के घनत्व को या वितरण को, जनसंख्या के घनत्व को या वितरण, यानी क्या, घनत्व का अर्थ क्या हो जाएगा, उस क्षेत्र में रहने वाली संख्या, और वितरण का मतलब हो जाता है कहीं पर ज्यादा या कम, जहां पर जो भी जनसंख्या रह रहा है आखिर उन जगह पर कितना जनसंख्या का वितरण है। इसको प्रभावित करने वाले कितने कारक है, 3 कारक है। कितने प्रभावित कारक है, 3 कारक है, जिससे जनसंख्या को क्या किया जा सकता है, प्रभावित करने वाले, ठीक है, कारक, जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कितने कारक आपको बताया जाएगा इसमें, 3 कारक। कितने कारक बताया जाएगा, 3 कारक, जिसमें पहला कारक क्या होगा, भौगोलिक कारक। क्या कारक हो जाएगा, भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक कारक। दूसरा कारक कौन सा हो जाएगा आपका, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका संबंध किससे हो जाएगा, रुपया पैसा से, ठीक है। और आर्थिक कारक, तीसरा पॉइंट पर क्या हो जाएगा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, है ना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ध्यान से देखिए, भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्या आएगा, सिंपल सा एक लाइन में आप समझो, ठीक है। दीर्घ का जब लिखेगा तो आप उसमें लिखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण क्या है, हर एक जगह समान नहीं है, में असमान देखने को मिलता है। विश्व के 50% जनसंख्या स्थल के केवल 5% ही क्या रहती है, उसमें भाग में रहती है, जबकि विश्व में 65% क्षेत्र ऐसा, विश्व में 65% क्षेत्र ऐसा है जहां पर 5% ही व्यक्ति निवास करती है। पूरे क्षेत्र की अगर बात करें कि विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले या जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 कारक है, लिखेंगे उसमें पहले क्या लिखेंगे आप, भौगोलिक कारक, दूसरा कौन सा लिखेंगे, आर्थिक कारक, फिर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। अब सिंपल सी बात है, भौगोलिक कारक के अंतर्गत क्या आ जाएगा, भौगोलिक कारक के अंतर्गत आपका ये सारी चीजें आ जाएगा जो कि प्रकृति के द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति के द्वारा क्या है, निर्मित है, जिस पर व्यक्ति छेड़छाड़ नहीं कर सकता, जिसमें व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जैसे सिंपल सी बात है, व्यक्ति वहीं पर रहना पसंद करेगा जहां पर व्यक्ति के रहने के लिए क्या होगा, सारा सुविधा उपलब्ध होगा। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें आपको याद करना होगा, जल की उपलब्धता, क्या रहना याद रखना होगा, जल की उपलब्धता, इसका पहला टॉपिक है जल की उपलब्धता। अब सिंपल सी व्यक्ति है, पहले व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी वायु के बाद कौन सी है, जल है। अब व्यक्ति को जल जहां मिलेगा व्यक्ति वहीं पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि जल का कहीं पर ज्यादा या कहीं पर कम रहना या कहीं पर न रहना या जल किसी प्रकार से कहीं पर किसी प्रकार के रूप में होना, यह भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। किस कारक पर निर्भर करता है, भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता, इसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। अब जहां पर जल की उपलब्धता होगी, चाहे व्यक्ति कृषि करेगा, चाहे व्यक्ति पशुपालन करेगा, चाहे व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करेगा, तो उसके लिए जल क्या है, आवश्यक है। और व्यक्ति कोई भी उद्योग खोलेगा, कुछ भी करेगा, इन सभी चीजों के लिए क्या आवश्यक है, जल आवश्यक है। अब जिस एरिया में जल ज्यादा होगा उस एरिया में व्यक्ति ज्यादा रहेगा, इस कारण से जल की उपलब्धता भी क्या करता है, इनका मैटर करता है, जल की उपलब्धता भी क्या करता है, इसमें मैटर करता है। वही बात लिखता है, मनुष्य का प्राथमिक आवश्यकता जल का स्थान भोजन से पहले है, पीने के लिए, कृषि सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए तथा औद्योगिक कार्य के लिए। सेम बात आपको बताया, क्या इन सभी कार्यों के लिए क्या चाहिए, उसको जल चाहिए। और इनके साथ ही शुष्क प्रदेशों में जल जनसंख्या को आकर्षित कर प्रमुख तत्व होता है। साथ ही सतत वाहनी नदियों को सस्ते परिवहन मार्ग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। विश्व के प्रमुख मैदान व नदी घाटी क्षेत्रों के भागों में जनसंख्या सघनता और वहां जल की उपलब्धता के साथ साथ मिलती। कहने का अर्थ क्या ये लिखता है, क्या व्यक्ति का अगर भोजन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे प्राथमिक चीज जरूरी है, वो कौन सी है, जल है। और भोजन के बाद ये जल तो है, जल व्यक्ति के खेती के लिए हो, चाहे पशुपालन के लिए हो, चाहे औद्योगिक कार्य के लिए हो, इन सभी चीजों के लिए जल क्या है, आवश्यक है। इसके साथ ही अगर जो मैदानी इलाका होगा जहां पर व्यक्ति ज्यादा बसेगा, उसके आसपास उसे क्या चाहिए, नदियां, क्या चाहिए, नदियां चाहिए, जिससे वो अपना परिवहन का मार्ग भी आसानी से क्या कर सके, उपलब्ध
कर सके और आराम से वो अपना परिवहन कर सके। तो भौगोलिक कारक के अंतर्गत पहला क्या होना चाहिए, जल की उपलब्धता, ये भी क्या करेगा, जनसंख्या को प्रभावित करेगा। दूसरे पॉइंट पर इसमें आ जाएगा भू आकृति। क्या आ जाएगा, भू आकृति। भू का मतलब हो जाएगा भूमि, आकृति का मतलब होता है आकृति यानी जो उसका आकार होगा। अब सिंपल सी बात है, क्या भू आकृति, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर झरना है, कहीं पर नदी है, कहीं पर महासागर है, तो कहीं पर क्या है, उबड़ खाबड़ जमीन। अब सिंपल सी बात है, विश्व का जो समतल मैदानी क्षेत्र होगा, विश्व का कौन सा होगा, समतल मैदानी क्षेत्र जो होगा, वहां पर व्यक्ति क्या करेगा, सबसे ज्यादा पसंद करेगा बसना, सबसे ज्यादा कहां पर करेगा, विश्व का समतल क्षेत्र में। समतल मैदानी जो क्षेत्र होगा वहां पर व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा पसंद करेगा। और क्यों पसंद करेगा विश्व के समतल मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर व्यक्ति आसानी से कृषि कर सकता है, चाहे औद्योगिक रूपों में अपना विकास कर सकता है। तीसरे पॉइंट पर वहां पर उसके परिवहन के लिए सारा चीज क्या होगा, उपलब्ध होगा। किताब देखिए क्या लिखता है कि विश्व के समतल मैदानी भाग समांतर सघन वैसे मिलते हैं क्योंकि यह क्षेत्र कृषि, फसल उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग की स्थापना। सिंपल सी बात है, ये बात हम बताएं आपको। क्या कहते हैं, जो आपका भू आकृति क्षेत्र है वो भी क्या करता है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। क्योंकि अगर समतल क्षेत्र होगा वहां पर व्यक्ति आसानी से उद्योग बैठा सकता है, वहां से व्यक्ति सड़क बना सकता है, वहां पर व्यक्ति आसानी से रह सकता है, वहां पर व्यक्ति अपना सारा का सारा खेती भी कर सकता है। इस रूपों में देखे तो कहीं ना कहीं समतल क्षेत्र वाला जितना इलाका होगा वहां पर जनसंख्या आपको सघन देखने मिला। अधिक नहीं लिखना है आपको, कारण क्या है, क्या तुम स्टैंडर्ड क्लास का बच्चा, तुम सघन लिखे। क्या लिखा है, सघन। सघन का मतलब होता है ज्यादा, सघन का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो समतल मैदानी क्षेत्र का जो है, ठीक है, समतल मैदानी क्षेत्र जो होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा बसा होगा। कारण क्या होगा, कृषि भी वहां पर आसानी से होगा, चाहे आपका सड़क निर्माण हो, चाहे औद्योगिक निर्माण हो, ये सारा चीज क्या होता है, आसानी से होता है। इस कारण से समतल भूभाग वाला जो क्षेत्र होगा, समतल आकृति वाला जो क्षेत्र होगा, वहां पर जनसंख्या का बसाव अधिक होगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो, गंगा का जो आसपास का इलाका होगा, गंगा का जो समतल इलाका है, वहां पर जनसंख्या बसाव अधिक है, क्योंकि नदी वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर लगातार जब पानी आता है तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि वहां पर खादर मिट्टी हो जाता है, तो वहां पर जनसंख्या का बसाव क्या होता है, ज्यादा होता है। और वहीं पर हिमालयी क्षेत्र ले लो, वहां पर जनसंख्या का बसाव क्या दिखता है, कम दिखता है। तो यहां पर हम लोग दो कारक देखे, भौगोलिक कारक, जो कि भौगोलिक कारक का अर्थ क्या हो जाएगा, जो कि प्रकृति के रूप में यहां पर क्या है, विराजमान है, जिसके आधार पर व्यक्ति क्या करेगा, उस क्षेत्र में रहेगा या नहीं रहेगा, वो भौगोलिक कारक पर निर्भर करता है। क्योंकि जलवायु की उपलब्धता और समतल सड़कें यानी क्या क्या कहते हैं, आपका भू आकृति भी क्या करता है, अपना महत्व रखता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में अपना महत्व को रखता है। तीसरा पॉइंट पर हो जाता है जलवायु। क्या हो जाता है, जलवायु। अब देखो जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। अब सिंपल सा बात है कि जलवायु अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देगा, क्योंकि सारा चीज उपलब्ध हो, लेकिन जलवायु जनसंख्या के वितरण को एवं घनत्व को पूरा एकदम प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या करेगा, प्रभावित करेगा। रीजन इसके पीछे क्या है, किसी क्षेत्र में उत्तम जलवायु को होना मानवीय बसाव के लिए क्या होगा, वो पूरी तरीके से शर्त होती है, क्योंकि जनसंख्या वहीं पर ज्यादा रहेगा जहां पर मानसून क्या होगा, व्यक्ति के अनुकूल होगा। अब सबसे ज्यादा गर्मी वाले क्षेत्र एवं सबसे ठंडी वाले क्षेत्र में व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सबसे गर्मी वाला क्षेत्र वो भी व्यक्ति के लिए असहनीय है, और सबसे ठंडी वाला क्षेत्र में रहना भी व्यक्ति के लिए असहनीय है। अब जलवायु का भी प्रभाव कहीं ना कहीं इसके लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। किसके लिए, जनसंख्या को प्रभावित एवं उनके घनत्व को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि जलवायु भी महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। क्योंकि जलवायु अगर कहीं पर ज्यादा गर्मी, कहीं पर ज्यादा ठंडी रहेगा, तो व्यक्ति के बसने के लिए वहां पर वो अनुकूल लायक नहीं होगा। व्यक्ति का वहां पर बसाव क्या देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। आगे लाइन में लिखता है, विश्व की अधिकांश जनसंख्या मृदुल जलवायु वाले क्षेत्र में निवास करती है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या के भाग में मानसूनी जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र। ध्यान से देखो, विश्व में अधिकतर जो जनसंख्या रहती है वो मृदुल जलवायु क्षेत्र में रहती है। किस क्षेत्र में रहती है, मृदुल जलवायु। मृदुल जलवायु का मतलब होगा कि जहां पर सभी प्रकार का मौसम आसानी से उपलब्ध होगा, ना ही ज्यादा ठंडी, ना ही ज्यादा क्या होगा, गर्मी होगा। लेकिन क्या कहते हैं, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या के भाग मानसूनी जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार से उतना लंबा याद रखना नहीं है, क्योंकि आपका और दो पॉइंट को व्याख्या करना होगा, तो आपको दृक को देखते हुए सवाल को बनाना है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे भौगोलिक कारक के अंतर्गत पहले क्या डालेंगे, जल की उपलब्धता। अब लिखेंगे क्या, जल की उपलब्धता क्या करता है, प्रभावित करता है। जिस इलाके में जल ज्यादा उपलब्ध रहेगा वहां पर व्यक्ति क्या है, जल क्या होगा, व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण सोर्स बन जाता है। कारण क्या होगा, खेती के लिए, चाहे व्यापार के लिए, चाहे उद्योग के लिए, व्यक्ति जल की उपलब्धता को देखकर उस क्षेत्र में क्या करेगी, निवास करेगी। दूसरे पॉइंट पर भू आकृति कहेंगे। भू आकृति भी क्या करता है, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि भू आकृति अगर देखा जाए, अगर समतल इलाका होगा तो वहां पर व्यक्ति ज्यादा बसना पसंद करे, क्योंकि वहां पर व्यक्ति आसानी सड़क बना सकता है, पशुपालन का सड़क बना सकता है, चाहे उद्योग अपना स्थापना कर सकता है, इसके साथ ही वो खेती कर सकता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकता है। इस कारण से भू आकृति भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को
प्रभावित करने में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे कि गंगा का जो समतल इलाका है, गंगा का जो मैदानी इलाका होगा, वहाँ पर व्यक्ति का बसाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि हिमालयी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव हमें कम देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट पर आप लिखेंगे जलवायु। जलवायु के अंतर्गत लिखेंगे क्या जनसंख्या के घनत्व में प्रभावित करने में जलवायु का भी अपना महत्वपूर्ण योगदान है। कारण क्या है, क्या जलवायु व्यक्ति के अनुकूल रहेगा तभी व्यक्ति उस क्षेत्र में रहना पसंद करेगा। अगर अत्यधिक गर्मी रहेगा या अत्यधिक ठंडी रहेगा तो व्यक्ति वहां पर रहना उसके लिए आसान नहीं होगा। और विश्व के अधिकतर भागों में, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो निवास करती है वो मानसूनी जलवायु तथा समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में। विश्व में अधिक जनसंख्या जो रहती है वो किस क्षेत्र में रहती है, अधिक जनसंख्या जो रहती है आपका किस मानसून वाले क्षेत्र में रहते हैं, आप याद रखेंगे मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्र में। कौन से जलवायु में, मानसूनी जलवायु, और कौन सा क्षेत्र, समशीतोष्ण जलवायु, यही ना, समशीतोष्ण किधर गया, हाँ, समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र में। तो एक पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हो, क्या विश्व में अधिक जहाँ पर जनसंख्या व्यक्ति के लिए अनुकूल होगा वहीं पर व्यक्ति रहेगा। अत्यधिक ठंडी या अत्यधिक गर्मी वाले क्षेत्र में व्यक्ति रहना पसंद नहीं करेगा। और विश्व की अधिकतर जनसंख्या मानसून जलवायु या विश्व क्या कहते हैं समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में रहना क्या करेगा, व्यक्ति पसंद करेगा। अब दूसरा पॉइंट पर क्या आएगा, आर्थिक कारक। अब ये सारा हो गया, भू आकृति हो गया, क्या व्यक्ति के लिए रहना वहाँ पर अनुकूल रहेगा। जलवायु होगा जो कि व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य पर अपना कोई प्रभाव नहीं रखेगा। जल की उपलब्धता भी क्या है, व्यक्ति को प्रभावित करेगा। अब तीसरा पॉइंट पर क्या आ जाएगा, आर्थिक कारक। अब बात ध्यान से देखो, अगर ये सारा चीज उपलब्ध भी रहा तो व्यक्ति के लिए आर्थिक कारक भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि व्यक्ति के क्या कहते हैं जीविकोपार्जन के लिए या जीवनचर्या चलाने के लिए उसको क्या चाहिए, आर्थिक रूपों में मदद चाहिए। आर्थिक रूप का क्या अर्थ हो जाएगा, आर्थिक कारक का अर्थ हो जाएगा रुपया पैसा। किससे हो जाएगा, रुपया पैसा से। इसका 3 चीज दिया गया। पहला क्या देगा, खनिज पदार्थ की उपलब्धता, नगरीकरण तथा औद्योगिकरण। ध्यान से देखो क्या होना चाहिए, पहले पॉइंट पर क्या होना चाहिए, खनिज पदार्थ की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता होनी चाहिए, खनिज पदार्थ की उपलब्धता। दूसरा पॉइंट क्या है, नगरीकरण। दूसरा पॉइंट क्या है, नगरीकरण। सबका व्याख्या लिखना है आपको 5 लाइन 10 लाइन करके, ठीक है। औद्योगिकरण। अब सिंपल सी बात है, ये भी क्या करेगा, जनसंख्या के क्या कहते हैं बसने में एवं उसके जनसंख्या के वितरण में, चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो, इसके घनत्व में क्या करेगी, प्रभावित करेगी। ध्यान से देखिए, औद्योगिकरण। ध्यान से देखिए क्या कहता है, खनिज पदार्थ की उपलब्धता। जिन प्रदेशों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में होगी वहां औद्योगिक विकास एवं खनन क्रिया के कारण जनसंख्या सघन हो जाएगी। पश्चिमी यूरोप सघन बसे होने के कारण वहां कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता आदि मिलता है, जिससे वहां बड़े स्तर पर औद्योगिक विकास हुआ है। अफ्रीका के कटान छोड़िए, हटाइए, ये किताब के भाषा में जाइएगा तो आपको लिखने में ज्यादा संकट होगा, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, खनिज पदार्थ भी जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करती है। क्या जिस क्षेत्र में खनिज पदार्थ की प्रचुरतम मात्रा होगा वहां पर औद्योगिक विकास की ज्यादा संभावना होगा, जिस कारण से व्यक्ति का बसाव उस क्षेत्र में ज्यादा होगा। जबकि इसके विपरीत जिस क्षेत्र में जनसंख्या जिस क्षेत्र में क्या रहेगा, आपका खनिज पदार्थ की उपलब्धता कम रहेगी, उस क्षेत्र में उद्योग की संभावना हमें कम देखने को मिलेगी और इसका साधारणतः प्रभाव किस पर पड़ेगा, जनसंख्या पर, और उस क्षेत्र में व्यक्ति का बसाव क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि खनिज की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को क्या करती है, प्रभावित करती है। ध्यान सुनिए क्या बोले कि जिस क्षेत्र में प्राकृतिक खनिज ज्यादा, जैसे प्राकृतिक खनिज क्या, जस्ता, टंगस्टन, लोहा, तांबा, ये सब क्या है आपका प्राकृतिक खनिज है। जिस क्षेत्र में प्राकृतिक खनिज अत्यधिक होगा, कोयला भी बोल सकते हो, ठीक है, विश्व के जिस क्षेत्र में क्या होगा आपका, विश्व के जिस क्षेत्र में खनिज की मात्रा प्रचुर मात्रा में होगी उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की संभावना ज्यादा होगी, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव भी हमें सघन मिलेगा। इसके विपरीत जिस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता कम होगी उस क्षेत्र में सिंपल सी बात है औद्योगिक विकास की संभावना कम होगी और व्यक्ति वहां पर रहना कम पसंद करेगा, जिस कारण से उस क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव हमें कम देखने को मिलेगा। तो खनिज पदार्थ की उपलब्धता भी क्या करेगी, प्रभावित करेगी। किसको, जनसंख्या के वितरण एवं उनके घनत्व को। अगले पॉइंट क्या लिखता है, नगरीकरण। अब नगरीकरण के ध्यान से देखो, क्या अच्छी नागरिक सुविधाएं, रोजगार की अधिक साधन तथा नगरीय जीवन आकर्षण में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में आकार बच जाती है। इससे नगरों का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है और विश्व के समस्त महानगरों में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी लोग आकर बस जाते हैं। ध्यान से देखो, क्या शहर और गांव में अंतर है क्या, एक लाइन में आप बोल दो, क्या गांव से सुविधा क्या होता है, शहर में ज्यादा होता है। गांव से सुविधा क्या होता है, शहर में ज्यादा होता है, वहां आसानी से आपको सारा चीज मिल जाएगा, चाहे
अस्पताल हो चाहे रोड हो, वो गांव की अपेक्षा वहां पर ज्यादा बढ़िया मिल जाता। अब सिंपल सा बात है क्या अच्छी नागरिक सुविधा, रोजगार, अच्छी नागरिक सुविधा और रोजगार के कारण से व्यक्ति वहीं पर ज्यादा पसंद करेगा जहां पर क्या होगा, ये सारा चीज उपलब्ध होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या का बसाव किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? नगर में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति को क्या चाहिए? अच्छी सुविधा चाहिए, और उसे क्या चाहिए? पूरी तरीके से सुविधा के साथ साथ उसे रोजगार चाहिए, और ये दोनों चीज कौन देता है? आपको नगर देता है। जिस कारण से अधिकतर तुम व्यक्ति, गांव का व्यक्ति कहां पर चले जाता है? नगर, महानगरों में चले जाते हैं, जिस कारण से नगर में जनसंख्या का बसाव क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्या लिखेंगे? अच्छी सुविधा एवं रोजगार पाने के कारण से अधिकतर जनसंख्या कहां चले जाती है? नगर, महानगर में चली जाती है, जिस कारण से उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अच्छी सुविधा एवं नौकरी अर्थात क्या बोल सकते हो, रोजगार पाना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिस कारण से व्यक्ति अपने इलाके को छोड़ करके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसे शहर की ओर आकर्षित होता है, जिस कारण से शहरी क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव अधिक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने में एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने में नगरीकरण भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि नगर में आपको ग्रामीण की अपेक्षा जनसंख्या का बसाव वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट पर, अंतिम पॉइंट क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। ध्यान से सुनिए, औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं, जिसके कारण से क्षेत्र सघन जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होंगे। उद्योगों में केवल औद्योगिक श्रमिक को ही रोजगार नहीं मिलता, इनकी बड़ी संख्या में ड्राइवर, दुकानदार, डॉक्टर, शिक्षक, बैंकर। ध्यान से देखो औद्योगिकरण का अर्थ क्या होगा। अब औद्योगिकरण जब भी होगा तो उसमें बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होगा। क्या सृजित होगा? रोजगार। रोजगार सृजित का मतलब क्या होगा? वो काम देगा। क्या देगा? काम देगा। अब जब काम देगा तो वहां पर, वहां के आसपास क्षेत्र में व्यक्ति क्या करेगा? रहना पसंद करेगा, क्योंकि काम जब देगा 100 किलोमीटर दूरी थोड़ी जाएगा व्यक्ति उद्योग में काम करके, घर आएगा फिर जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या जहां भी औद्योगिकरण होगा तो उसके वहां पर वो लाखों रोजगार को सृजित करेगा। लाखों रोजगार को सृजित करेगा तो वहां पर व्यक्ति रहना पसंद करेगा। अब सिंपल सी बात है, अगर वहां व्यक्ति रह रहा है तो व्यक्ति को डॉक्टर चाहिए, व्यक्ति को जन सुविधा के लिए रोड चाहिए, व्यक्ति को क्या चाहिए? दुकान चाहिए, जिससे वो सामान खरीद सके। इस प्रकार से हॉस्टल हो, रेस्टोरेंट हो, धीरे धीरे एक प्रकार का क्या बच जाता है? वहां नगर बच जाता है। क्या बच जाता है? नगर बच जाता है। तो कहीं ना कहीं उद्योग का खुलना, कहीं ना कहीं उद्योग का खुलना उस क्षेत्र में सघन जनसंख्या को प्रभावित करता है। किस जनसंख्या प्रभावित करता है? सघन जनसंख्या। क्योंकि उद्योग है, वहां पर रोजगार करेगा तो व्यक्ति उसी क्षेत्र में रहेगा। जब उस क्षेत्र में रहेगा तो उस क्षेत्र का धीरे धीरे क्या होना होगा? विकास होगा। और कहीं ना कहीं जब विकास होगा तो औद्योगिकरण के कारण से उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि अब यहां पर एक पॉइंट अब छाप सकते हो, क्या व्यक्ति के आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिकरण के कारण से भी जनसंख्या का घनत्व एवं वितरण क्या होता है? प्रभावित होता है। अब अंतिम पॉइंट इसके अंतर्गत क्या, अब अंतिम पॉइंट क्या लिखेंगे? सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ध्यान से देखो, सामाजिक का समाज व्यक्ति का जो समाज में जो व्यक्ति का आपस में भाईचारा समन्वय वाली स्थिति होता है, या सांस्कृतिक यानी उसमें जो धर्म रहता है, उसमें जो रहता है व्यक्ति का धर्म भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को क्या करता है? प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? ध्यान से सुनो। धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक सघन बसे होते हैं, जबकि सामाजिक व राजनीतिक अशांति रखने वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व विरल हो जाता है। ध्यान से देखो, जिस क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक यानी धार्मिक सांस्कृतिक एक व्यक्ति का विश्वास होगा, यानी एक धर्म पर व्यक्ति का जिस क्षेत्र में विश्वास होगा उस क्षेत्र में अत्यधिक क्या होगा? सघन बस्ती देखने को मिलेगा। मान लो किसी क्षेत्र में जैन पूरा समुदाय है और पूरा समुदाय जैन पर विश्वास करता है, तो उस क्षेत्र में अधिकतर बसाव किसका आपको देखने को मिलेगा? जैन समुदाय का। अब सिंपल सा, जिस क्षेत्र में अशांति है, मारपीट होते रहता है, राजनीतिक कार्यक्रम अत्यधिक होता है, जिसके कारण से दंगा हुआ होता है, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या आपको कैसा देखने को मिलेगा? विरल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? विरल। वही बात लिखता है, क्या धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र में जनसंख्या क्या हो जाता है? सघन। क्या हो जाता है? सघन। वही बात बताया, अगर जिस क्षेत्र में जैन है और जैन पर वहां पर व्यक्ति का क्या है? भरोसा है, तो कहीं ना कहीं जैन के जितने भी व्यक्ति होंगे, जैन धर्म के मानने वाले व्यक्ति होंगे, उस क्षेत्र में सघनता के साथ बसेगा। लेकिन वही क्षेत्र क्या होगा? जब वहां पर मारपीट की संभावना है, अशांति होने लगेगा, तो वहां पर जनसंख्या क्या हो जाएगा? विरल। क्या हो जाएगा? विरल। यानी जनसंख्या का बसाव आपको वहां पर क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या को प्रभावित करता है। फिर आगे लिखता है कि वस्तुतः प्राचीन परंपराएं, धार्मिक आस्था तथा भाषा आदि जनसंख्या के संकेंद्रण तथा बिखराव को प्रभावित करते हैं। सिंपल सी बात है कि जिस क्षेत्र में, वही बात हो गया, जिस क्षेत्र में एक धर्म के समुदाय के व्यक्ति हो, उस क्षेत्र में व्यक्ति अत्यधिक बसाव देखने को मिलेगा। वहीं इसके विरुद्ध क्या होगा? अशांति एवं राजनीतिक वाले क्षेत्र में जनसंख्या का जो हमें प्रभाव, जनसंख्या का जो हमें बसाव देखने को मिलेगा, विरल। विरल का मतलब क्या देखने को मिलेगा? हमें कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार से जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोगों ने 3 कारक को देखा: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, और ये तीनों का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद आर्थिक कारक, खनिज पदार्थ, नगरीकरण, औद्योगिकरण, 2 पेज हो जाएगा, और आधा पेज में आप इसको ऐड करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कहीं ना कहीं समाज एवं संस्कृति भी क्या करता है? व्यक्ति के बसाव को
को प्रभावित करता है। अगर एक क्षेत्र के व्यक्ति हैं, एक ही समाज के व्यक्ति हैं, तो उस क्षेत्र में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बसने को आकर्षित होगा, जबकि अशांति एवं क्या होगा, राजनीतिक वाले क्षेत्र में जनसंख्या का बसाव हमें क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप आराम से इसको इसी प्रकार से नोट्स में बना लेंगे और दीर्घ का सवाल आप बना के इसी चैनल का जो नाम है उसी का आप सर्च करेंगे और वही आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां पर आप इसे जरूर भेजेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके आगे की चर्चा हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का अगला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि। अगला टॉपिक कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि। ध्यान से समझो, जनसंख्या वृद्धि का आशय क्या होगा, जनसंख्या का बढ़ना, यानी जनसंख्या वहां पर ग्रोथ करेगा। अब सिंपल सी बात है, जनसंख्या का बढ़ना या घटना, यानी जनसंख्या आपका धनात्मक भी हो सकता है, जनसंख्या आपका बढ़ना क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। याद रखें, दो पक्ष, जनसंख्या उससे बढ़ भी सकता है और जनसंख्या क्या हो सकता है, घट भी सकता है। लेकिन याद रखना, अधिकतर विकसित राष्ट्रों को छोड़ करके जितना भी विकासशील राष्ट्र है, एक छोटा देश है, वहां पर जनसंख्या का दर आपको क्या देखने को मिलता है, ज्यादा ही देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर आपकी किताब में बताया गया है, भारत की कुल जनसंख्या 2011 में 102.87 करोड़ थी, जबकि 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या भारत में वृद्धि जो हुई 18.18 करोड़, यानी 18 करोड़ भी। सिंपल सा अर्थ में कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ना दो रूप में हो सकता है, चाहे धनात्मक हो सकता है, चाहे उनका क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और अधिकतर देशों में हमें जनसंख्या का जो बढ़ना, वृद्धि है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अगला टॉपिक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लेते हैं, जो कि आपका दीर्घ का भी सवाल